अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा, हम लोगों ने हेड्स ऑफ इनकम की सीरीज स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो कवर कर चुके हैं 2 पार्ट में। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ गो थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी स्टार्ट किया। तो सैलरी का पहले का ये अभी सैलरी की हवाले से एक वीडियो में अपलोड किया है, जिसके हवाले से जो कि सेक्शन 12 सैलरी है, जिसमें मैंने ये सब सेक्शंस कवर किए सारे। तो इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज सैलरी, हेड ऑफ इनकम सैलरी का सेकंड पार्ट है, जिसमें वैल्यू ऑफ परकोजिट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, सेक्शन वाइज। अच्छा, एक समराइज ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको। सैलरी में हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हेड्स ऑफ इनकम सैलरी में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 12 सैलरी, एक सेक्शन 13 वैल्यू ऑफ परकोजिट्स, एक सेक्शन 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सेक्शन 12 सैलरी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में सैलरी के। आज सेकंड पार्ट है जिसमें हम वैल्यू ऑफ परकोजिट्स को डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। फिर 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम को फर्दर ऑन आगे इसके बाद जो डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ परकोजिट्स। अच्छा, अब परकोजिट्स होती क्या है? सेक्शन 13, इसमें बेसिकली परकोजिट सेक्शन 13 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसमें टोटल 14 सेक्शन है। एक चीज़ मैं आपको सेक्शन 13 सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 यहाँ कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर अ टैक्स ईयर चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड सैलरी, the value of any perquisite provided by an employer to the employee in that year that is included in the employee's salary under section 12 shall be determined in accordance with this section। अच्छा, एक चीज़ जो है वो आपके माइंड में यकीनन आ रही होगी, जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक हमारे पास है अलाउंस, एक हमारे पास है परक्विजिट्स। अच्छा, दोनों का बेसिक डिफरेंस आप समझिएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अलाउंस जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, परक्विजिट्स जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, वो बेनिफिट इन काइंड भी हो सकता है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस हो सकता है, अदर देन ऑफिस एक्सपेंस की बात करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, मेरी कंपनी ने मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट का फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस दिया कि भाई आप ईयर में जो है वो एक साल में 4 लाख रुपए आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम। ठीक है, तो जो फिक्स्ड अमाउंट है 4 लाख रुपए, वो मेरा अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस कहलाएगा। अच्छा, अब इसी तरह एक अमाउंट ये है कि मैंने हॉस्पिटलाइजेशन, खुदा ना करे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ किसी मेरी फैमिली में, खुदा ना करे, और मैंने हॉस्पिटल में जितने भी अखराजात आए मैंने उसकी स्लिप या बिल लिया, मैंने अपनी कंपनी में सबमिट करवा दिया, और वो फॉर एग्जांपल वो बना 5 लाख रुपए का, और कंपनी ने मुझे वो रीइंबर्स कर दिया। तो अब ये अलाउंस नहीं है, अब ये परक्विजिट्स है, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ गया, फिक्स नहीं है, फिक्स इन नेचर नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, परक्विजिट्स में ये होता है बेनिफिट इन काइंड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास अलाउंस का और परक्विजिट्स का यहाँ पर डिफरेंस उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपके माइंड से। अब वापस चलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली है ये कि कोई भी परक्विजिट आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा अगर वो पर्सनल है, मतलब ऑफिस से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 कहता है, वेयर इन अ टैक्स ईयर अ मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय हुली और पार्टली, मतलब अच्छा, मोटर व्हीकल आगे आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह से अपनी सैलरी में इंक्लूड करना है। फिर आप आ जाएं सेक्शन 13 का सब सेक्शन 5।
ये कहता है कि वेयर इन अ टैक्स ईयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउस कीपर, ड्राइवर, gardener or other domestic assistant is provided by an employer to an employee. The amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall be included in the total salary paid to the domestic assistant in that year for services rendered the employee as reduced by any amount made for such services. अच्छा, अब ये आप समझिएगा, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को हाउस कीपर प्रोवाइड किया हुआ है, उसकी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अच्छा, फिर ड्राइवर, अगर गाड़ी दी है, गाड़ी के साथ ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। कोई गार्डनर अगर ऑफिस की तरफ से उसकी सैलरी पे हो रही है एम्प्लॉयर की तरफ से, और कोई भी ऐसा डोमेस्टिक असिस्टेंट अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर एक ड्राइवर या हाउस कीपर वो फुली ऑफिस ने की तरफ से एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अलॉट हुआ है, और फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी अगर 15,000 रुपये है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 15,000 टैक्सेबल स्लैब में नहीं आता, बट वो उस पर टैक्स इसलिए चार्ज होगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको परक्विजिट या बेनिफिट दिया हुआ है, वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा और आपकी सैलरी में ऐड होगा। अगर 15,000 रुपये उस एम्प्लॉई उसकी गार्डनर की या हाउस कीपर या ड्राइवर की सैलरी है, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, उसमें ऐड होगी। अच्छा, एक चीज़ और, अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने अपना हाउस कीपर रखा है या ड्राइवर रखा है, उसमें कंपनी ये कहती है कि भाई अगर लेट्स एज्यूम अगर 20,000 रुपये हाउस कीपर की या ड्राइवर की सैलरी है, तो कंपनी कहती है भाई इसकी 50% सैलरी हम पे कर देंगे, बाकी 50% आप खुद पे करेंगे, यानी कि 10,000 रुपये कंपनी पे कर देगी, 10,000 रुपये आप खुद अपनी पॉकेट से पे करेंगे। उस केस में 10,000 जो कंपनी पे करेगी वो सैलरी का पार्ट बनेगा आपके। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, अगर पूरे के पूरे 20,000 रुपये कंपनी पे करती है तो पूरे के पूरे 20,000 रुपये आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अगर 50% पे करती है तो 50% आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। इन शॉर्ट ये कि जो भी पैसे आप अपनी जेब से उस हाउस कीपर या गार्डनर को देंगे वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए सेक्शन 13 सब सेक्शन 6। ये कहता है कि वेयर इन अ टैक्स ईयर यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू दैट यूटिलिटी अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट इट्स इंक्लूड इन फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, यूटिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले यूटिलिटीज़ क्या है? यूटिलिटीज़ यहाँ पे 13 सबसेक्शन 14 में बताया हुआ है कि यूटिलिटीज़ जो हैं वो उसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और टेलीफोन। अच्छा, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपके घर का गैस का बिल, आपके घर का बिजली का बिल, आपके घर का टेलीफोन का बिल या आपका टेलीफोन का बिल वो एम्प्लॉयर पे करेगा अगर। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 13 का सब सेक्शन 9 ये कहता है where in a tax year an obligation of an employee to pay or repay an amount owing by the employee to the employer is waived off by the employer, the amount of obligation that the tax to the employer the salary that is including the amount of so waived. अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए, अगर एम्प्लॉयर ने कोई आपको अगर कोई एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का लोन दिया, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, अपनी सैलरी में से मंथली डिडक्ट करवा रहे हैं, एंड में लेट्स एज्यूम आपका लोन बचा 2 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने बोला भाई 2 लाख रुपए वेव ऑफ, अब 2 लाख रुपए आप हमें नहीं दोगे, हम माफ़ करते हैं, तो वो 2 लाख रुपए का लोन आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बेंचमार्क रेट और कितने लोन के ऊपर कितना % इंटरेस्ट, क्या बेंचमार्क, उसको हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, वरना यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया।
दूसरा सब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 10 वो ये कहता है कि वेर इन अ टैक्स ईयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू पे और रीप एन अमाउंट owing to another person is paid by the employer. The amount attributable tax to the employee under its salary for that year shall include the amounts of paid. अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाला है. ये चीज़ इस केस में ये था कि एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया, बाद में वेव ऑफ किया, वो आपकी सैलरी का पार्ट बना. इस केस में ये है कि थर्ड पर्सन एक है जिसने आपको लोन दिया और वो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप करंट अभी जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली, आपको ऑफर आया, आपने फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था करंट एम्प्लॉयर के पास आपका, और जब आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने आपको ऑफ़र किया, तो आपने कहा मैं ज्वाइन तो करूं बट मुझे 2 लाख रुपए वहाँ पे लोन जो है वो पेमेंट करना है. तो अब जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर जिसने आपको ऑफ़र दिया है, अगर वो ये कहे कि ठीक है आप हमें ज्वाइन करें, वो 2 लाख रुपए की जो आपकी लाइबिलिटी है लोन की वो हम अपनी तरफ से पे कर देते हैं, तो उस केस में वो जो 2 लाख रुपए एम्प्लॉयर पे करेगा आपका नए वाला, आपके पिछले एम्प्लॉयर को वो सैलरी का पार्ट बनेगा. अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, अगर उसने ये कहा कि ये लोन जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने कहा कि अगर मैं पे कर दूंगा, अगर उसने पे किया और आपकी सैलरी से डिडक्ट ना किया तो वो आपकी सैलरी का पार्ट है. बट अगर उसने आपके बिहाफ पे कर दिया बट आपकी सैलरी से डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये मैं पढ़ के भी आपको बता दूँ. दिस पैरा एप्लीकेबल वेयर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर बट नॉट डिडक्ट फ्रॉम सैलरी. इफ एम्प्लॉयर डिडक्ट लेटर देन इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है. इस केस में क्या था कि एम्प्लॉयर ने आपका लोन वेव ऑफ किया और आपको सैलरी का पार्ट बन गया. इस केस में थर्ड पर्सन की जो है वो ऑब्लिगेशन थी, जो आपने ऑब्लिगेशन ट्रांसफ़र कर दी अपने एम्प्लॉयर पे, और एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो लोन पेमेंट कर दिया. अच्छा अगर वो डिडक्ट करता है सैलरी तो फिर वो सैलरी का पार्ट नहीं है, बट अगर वो सैलरी डिडक्ट नहीं करता आपके बिहाफ पे, टोटली फुली पेमेंट करता है, तो वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा आपके. अच्छा ये कवर हो गया यहाँ पे. उसके बाद सेक्शन 13 का सब सेक्शन 11 कहता है वेयर इन अ टैक्स ईयर properties transferred or services are provided by an employee to an employee, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year shall include the fair market value of the property service determine the time the property is transferred or services are provided as reduced by any payment made for the employee. अच्छा अब ये फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, वो एम्प्लॉयर ने आपको मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल वो उसने आपको 6 लाख रुपए में दे दिया. अच्छा अब जब उसने 6 लाख रुपए में आपको दिया तो वो जो डिफरेंस मार्केट वैल्यू का अमाउंट है वो आप अपनी सैलरी में चार्ज करेंगे. ठीक है, तो ये आपको जो है माइंड में रखना है. फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके जाएंगे आप, बुक वैल्यू पे लेके नहीं जाएंगे उसकी, जो मार्केट की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उस पर लेके नहीं जाएंगे आप. फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे और उस वैल्यू के ऊपर अपनी सैलरी का पार्ट बनाएंगे उसको. अच्छा एक तो ये हो गया. फिर सेक्शन 13 का सब सेक्शन 12 वो कहता है कि वेयर इन अ टैक्स ईयर अकोमोडेशन और हाउसिंग इज प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय द अमाउंट. अच्छा ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, डिटेल में आएगा ये आगे. अच्छा अच्छा बाकी चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, तो मैंने वो नेक्स्ट पार्ट में रखा है, उसको कवर करेंगे. बेंचमार्क रेट है, फिर वो फर्दर आगे मेडिकल की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी है. अभी मैं अगर कोई ओवरव्यू आपको देना चाहूँ तो देखिए, हमने भी डिस्कस किया वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 13 है वैल्यू ऑफ परक्विजिट, जो कि सैलरी के चैप्टर में आता है हेड्स ऑफ इनकम में. इसका 13(1) सेक्शन कहता है कि कोई भी परक्विजिट है वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा. फर्स्ट. सेकंड में मैंने आपको ये बताया. अच्छा एक चीज़ और,
परक्विजिट और अलाउंस में डिफरेंस मैंने आपको बताया। अलाउंस फिक्स होता है, परक्विजिट जो है वो फिक्स नहीं होता, नॉन फिक्स होता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मेडिकल अलाउंस कंपनी ने आपको 4 लाख रुपए फिक्स तय किया तो ये अलाउंस है मेडिकल। बट अगर कंपनी ने आपको कोई मेडिकल की रीइंबर्समेंट क्लेम की जो कि 4 लाख से ऊपर 5 लाख तक चली गई तो वो आपकी परक्विजिट में काउंट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास आ गया 13(5) सेक्शन में कि अगर कोई कंपनी आपको हाउस कीपर, ड्राइवर, गार्डनर को डोमेस्टिक असिस्टेंट दे रही है और उसकी फुली सैलरी कंपनी पे कर रही है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा और आपकी सैलरी के ऊपर जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उस हिसाब से होगा। बट अगर कोई भी ऐसी डोमेस्टिक असिस्टेंट की सैलरी है जिसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल एक एक हाउस कीपर है, उसकी सैलरी 20,000 रुपये है, कंपनी ने 10,000 रुपये दिए, बाकी आपने 10,000 रुपये अपनी जेब से दिए, तो इस केस में 10,000 रुपये आपकी सैलरी का पार्ट है जो एम्प्लॉयर ने आपकी आपको उस हाउस कीपर की बिहाफ पे दिया। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर 13(6) में कहता है यूटिलिटीज़ कोई भी अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो सैलरी का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें यूटिलिटीज़ में गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, कोई भी आपकी सैलरी का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद 13 का सबसेक्शन 9 कहता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया और उसने एंड में कोई लोन वेव ऑफ कर दिया तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन दिया, 3 लाख आपने पेमेंट कर दिया, मंथली पेमेंट्स के जो रीपेमेंट करते हैं, 2 लाख रुपए आपका आखिर में लास्ट में रह गया, एम्प्लॉयर ने बोला आपको माफ़ है, वेव ऑफ है, तो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। एक चीज़। सेकंड, अच्छा, फिर 13 सेक्शन का सबसेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कोई ऑब्लिगेशन थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें जॉब वाली, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से आपने लोन लिया हुआ है और आपके आपके बिहाफ के ऊपर आपका एम्प्लॉयर लोन पेमेंट कर देता है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। बट अगर वो ये कहता है कि मैं लोन पे कर रहा हूँ, मैं अभी आपकी लाइबिलिटी जो है वो पे कर रहा हूँ, बट मैं आपकी सैलरी से डिडक्ट करूँगा, तो उस केस में वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अगर तो उसने फुली पेमेंट कर दी तो वो सैलरी का पार्ट है, अगर डिडक्ट करेगा तो वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या सर्विसेज कोई भी अगर वो एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र करता है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा फेयर मार्केट वैल्यू पे। बिलो मार्केट वैल्यू पे या कोई इस वैल्यू पे नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए की उसने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, मार्केट वैल्यू उसकी है 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख के ऊपर काउंट होगी, ना कि 6 लाख के ऊपर। इसको आपने माइंड में रखना है। 13(12) में कहता है कि हाउसिंग हो, अच्छा इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर मैंने आपको यूटिलिटीज़ का बताया था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन जो है वो आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परक्विजिट्स को डिटेल में जो हमारा बेंचमार्क रेट, कंसेशनल लोन वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम को भी नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लें, और फिर उसके पार्ट में उससे नेक्स्ट पार्ट में एक ओवरव्यू समराइज करके एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से कैलकुलेशंस होगी टैक्स की, किस तरह से क्या होगा। ठीक है, तो आज तक यहीं रखते हैं। फर्दर अगर कोई आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो आज तक यहीं रखते हैं, फिर मज़ीद इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।